नमस्कार। आज हम एक ऐसे हीरे की कहानी में उतर रहे हैं जिसकी चमक न इतिहास के कई पन्नों पर फैली है। कोहिनूर। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके दिलचस्प, कभी कभी रक्त रंजित सफर पर रोशनी डालती है। तो चलिए इन स्रोतों के आधार पर कोहिनूर के इतिहास के कुछ जरूरी पहलुओं को समझते हैं। इसका नाम ही देखिए, कोहिनूर मतलब रोशनी का पहाड़। क्या गजब का नाम है। बिल्कुल। और माना जाता है कि ये कोई आज का नहीं, लगभग 800 साल पहले भारत की गोलकोंडा खदानों में मिला था। सोचिए, एक पत्थर जिसने इतनी सदियां देखी हैं। हाँ, गोलकोंडा की खदानें तो खैर मशहूर ही थी उस जमाने में। और ये सिर्फ एक मतलब बेशकीमती पत्थर नहीं रहा, ये शुरू से ही जैसे सत्ता और शक्ति का प्रतीक बन गया। इसका सफर अगर देखें तो काकतीय वंश से शुरू हुआ, फिर दिल्ली सल्तनत, अच्छा। हाँ, और फिर मुगलों तक पहुंचा। हाँ, और मुगलों का दौर आते आते तो ये और खास हो जाता है ना? जी, जैसे मुगल बादशाह बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा, उसमें इसका जिक्र किया है। बिल्कुल, बाबर ने पानीपत की लड़ाई के बाद इसे हासिल किया था, ऐसा कहा जाता है, और उन्होंने इसकी बहुत तारीफ की है। तो ये दिखाता है कि उस वक्त भी ये सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि एक तरह से जीत का, शाही रुतबे का निशान था। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी मुगलों के पास रहा। शाहजहां का जो मशहूर तख्ते ताउस था, उसमें भी ये जड़ा हुआ था। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। 1739, नादिर शाह। हाँ, नादिर शाह का दिल्ली पर हमला इतिहास का एक बहुत बहुत दर्दनाक पन्ना है वो। और कोहिनूर का सफर भी यहीं से बदलता है। वो इसे हासिल करना चाहता था। कई कहानियां हैं वैसे तो, पर सबसे आम जो सुनी जाती है वो ये कि उसे ये मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला की पगड़ी में मिला। अच्छा, पगड़ी में छुपा हुआ है। हाँ, और कहते हैं कि जब नादिर शाह ने इसे देखा, उसकी चमक देखी, तब उसने कहा कोहिनूर, रोशनी का पहाड़। वाह। तो नाम उसे तब मिला? जी, नाम उसे नादिर शाह ने दिया, और ये नाम ही बताता है कि ये कितना असाधारण था। तो नादिर शाह इसे ईरान ले गया, लेकिन वहां भी ये शायद ज्यादा टिक नहीं पाया। नहीं, नादिर शाह की हत्या के बाद ये अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के हाथों में आया, फिर उनके वंशजों के पास रहा। मतलब ये हीरा जैसे सत्ता के साथ साथ घूम रहा था। बिल्कुल, एक हाथ से दूसरे हाथ। हाँ, और फिर आखिरकार ये वापस भारत आया, पंजाब, महाराजा रंजीत सिंह के पास। अच्छा, वो कैसे? कहा जाता है कि अफगान शासक शाह शुजा दुर्रानी ने मदद के बदले में इसे महाराजा रंजीत सिंह को दिया था। और महाराजा रंजीत सिंह के लिए ये सिर्फ हीरा नहीं था, ये पंजाब की सिख साम्राज्य की ताकत का निशान था। वो इसे अपनी बाजू पर पहनते थे खास मौकों पर। लेकिन फिर 1849 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई, और उसके बाद पंजाब में अस्थिरता आ गई। जी बिल्कुल। और यहीं पे फिर अंग्रेजों की भूमिका आती है। दूसरा एंग्लो सिख युद्ध हुआ 1849 में। हाँ, 1849 में। उस युद्ध में सिखों की हार हुई और फिर लाहौर की संधि हुई। और उसी संधि के तहत महाराजा दलीप सिंह से इसे ले लिया। दलीप सिंह उस वक्त बहुत छोटे थे, महज 11 साल के। 11 साल। हाँ, तो ये घटना जाहिर है आज भी बहुत विवाद का विषय है। तो ये सिर्फ सत्ता का बदलना नहीं था, इसका असर बहुत गहरा हुआ है। हाँ बिल्कुल। 1850 में इसे ब्रिटेन ले जाया गया, महारानी विक्टोरिया को दिया गया। वहां पहुंचने के बाद इसकी कटाई भी दोबारा हुई, चमक बढ़ाने के लिए कहते हैं। हालांकि वजन काफी कम हो गया उसका। अच्छा। और फिर ये ब्रिटिश क्राउन जूल्स का हिस्सा बन गया, ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक। और यहीं से आज का जो पूरा विवाद है वो जुड़ा है। भारत, पाकिस्तान, ईरान, यहाँ तक कि अफगानिस्तान। हाँ, तालिबान शासन ने भी दावा किया है। हाँ, सब इस पर अपना दावा करते हैं। भारत सरकार ने तो कई बार इसे वापस मांगा है। जी, दावे कई हैं और सबके अपने अपने तर्क हैं, ऐतिहासिक, भावनात्मक। वहीं अगर हम स्रोत देखें तो ब्रिटेन का पक्ष ये रहा है कि कोहिनूर को लाहौर संधि के तहत, मतलब वैध रूप से हासिल किया गया था। हम यहाँ सिर्फ जो जानकारी है, जो अलग अलग पक्ष हैं, वो सामने रख रहे हैं। हाँ, ये जरूरी है कहना। ये स्थिति वाकई में बहुत जटिल है। ये ऐतिहासिक चीजों के मालिकाना हक, उनकी वापसी, उनके सांस्कृतिक महत्व, इन सब पर बड़े सवाल खड़े करती है। बिल्कुल। आज ये हीरा लंदन टावर में है, ब्रिटिश क्राउन जूल्स के संग्रह में। हालांकि हाल में एक बदलाव हुआ, क्वीन कॉन्सोर्ट कामिला के ताज में इसे नहीं लगाया गया। हाँ, शायद इन्हीं विवादों को देखते हुए ये फैसला लिया गया होगा। तो कोहिनूर की कहानी सिर्फ एक हीरे की कहानी नहीं है, ये सदियों का इतिहास है। युद्ध, संधियां, बदलती सत्ताएं, हाँ, ये उसका एक तरह से प्रतिबिंब है। एक पत्थर जिसने इतने साम्राज्य बनते और बिगड़ते देखे,
और आज भी वो कई देशों की उम्मीदों, उनकी आकांक्षाओं और इतिहास की उलझनों का प्रतीक बना हुआ है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है, कैसे मतलब भौतिक वस्तु, एक पत्थर, अपने आप में इतना इतिहास, इतनी कहानियां, इतने देशों की भावनाएं समेट सकता है। क्या ऐसी चीजें सिर्फ पत्थर होती हैं या इतिहास की जीती जागती गवाह बन जाती हैं?